नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम छा गए। छा गए। कल जिसने भी मैच देखा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, उसने यही कहा, दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार छा गए। इन दोनों ने बैटिंग करके जिस तरह से भारतीय टीम की डूबती हुई नैया को किनारे पे पहुंचाया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय टीम लगातार जिस तरह से बेंच स्ट्रेंथ को अपनी मजबूत कर रही है, उसका फायदा कल देखने को मिला। और इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम का हौसला भी बढ़ा हुआ। कल हम लोग को एक नए दीपक का उदय होते दिखा। दीपक चाहर, जिन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद पे चौका लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई और सीरीज में भारत को 2-0 की अजय बढ़त भी मिली। भारतीय टीम ने जिस तरह से कल प्रदर्शन किया और भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर की वो साझेदारी जिसको कोई नहीं भूलना चाहता, कहीं ना कहीं ये दर्शाया कि अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, लगातार अगर आप उन्हें मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे मैचेस देखने को मिल सकते हैं। दीपक चाहर की शानदार पारी ने भारतीय टीम को कल जीत दिलाई। इस जीत के बाद दीपक चाहर ने राहुल द्रविड़ को थैंक यू बोला और कहा कि मुझे जिस तरह से बैटिंग करने को कहा गया, पूरे 50 ओवर खेलने की बात कही गई, मैं पूरे 50 ओवर खेल के आया और मैंने टीम इंडिया को जीत दिलाई। मैच के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लेते हैं। मजा आ गया, जीत गए हम लोग। बल्लेबाजी भी आ गई, पूरी दम्मा लिया है, पूरी फील्डिंग करी थी पहले 50 ओवर की, तो आज तो 25 ओवर की बैटिंग की। आज मैं बहुत खुश हूँ। I am with man of the moment right now, Deepak Chahar. Please describe today's victory and your knock in 2-3 lines only. Very well played by Deepak Chahar. Yeah. Yes, on through the was. Yeah. Very well played by Deepak Chahar. I think that sums everything. I think it was a great knock, and we expect he does the same thing. ये तो भारतीय खेमा था जो काफी खुश था, लेकिन कल एक और अटपटी सी चीज श्रीलंका के डगआउट में देखने को मिली, जहां कोच और कप्तान आपस में भिड़ गए। तस्वीरों पर नजर डालेंगे। ये देखिए, निकी ऑथर और श्रीलंकाई कप्तान उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। ये बहुत कम देखने को मिला है क्योंकि जीता हुआ मैच था, बहुत खुश थे कोच, लेकिन कुछ खराब फील्डिंग और सिर्फ बॉलर्स को सही से यूज ना करने को लेकर उनसे वाद विवाद होता है, जिसके बाद कप्तान कहते हैं कि आप ग्राउंड से बाहर चले जाइए। ये मैच के बीच का हाल था, मैच खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं। निकी ऑथर कोच है श्रीलंकन टीम के, काफ़ी टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के कोच रहे, ऑस्ट्रेलिया के कोच रहे, तो हमेशा अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन कल कुछ और ही देखने को मिला। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे भी जुड़ गए। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप भाई, ये जो दृश्य है ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक कोच सामने आ जाए ग्राउंड पर मैच खत्म होने के बाद, और उसको फिर कप्तान जो होगा वो कुछ अपनी ही तरफ से ट्रीट कर रहा है, उसको बाहर जाने के लिए कह रहा है। कम तो जरूर मिलते हैं, बट ऐसी परिस्थितियां जरूर आ जाती हैं जब भी परिणाम आपके अनुकूल नहीं आते हैं। जब आप लगातार हारते चले जाएं और ऐसे मैचेस जिनमें लगभग जो है 90 ओवर तक जो है आप जीत रहे हो और आखिरी के 4-5-10 ओवरों में गेम बदल जाए, तो मुझे लग रहा है वो निराशा जरूर आ जाती है। और वो निराशा का ही कारण है जिस तरह के दृश्य कल देखने को मिले। इस तरह के दृश्य को कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी। मगर जब व्यक्ति निराश होता है, अंदर से हताश होता है, तभी इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। और हम लोग को और भी अच्छी चीज देखने को मिलेगी। 50 ओवर फील्डिंग की है और 25 ओवर बल्लेबाजी।
बहुत मज़ा आया और टीम को जिता के और अच्छा लगा। दीपक चाहर का ये बिल्कुल आखिरी में राहुल चाहर ने जब उनसे सवाल पूछा कैसा लगा, तो ये उनका जवाब था। जी देखिए, दीपक चाहर ने कल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और जिस तरह से उन्होंने मैच जिताया, जैसा पिछले साल हम लोग गाबा में ऑस्ट्रेलिया में मैच जीते थे, देखिए वो टेस्ट मैच था, ये वनडे है, कंपेयर तो नहीं कर सकते, मगर लगभग वैसा ही मैच था, क्योंकि हर क्रिकेट प्रेमी जो है जीत की आस छोड़ चुका था। तो जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर साझेदारी बनाई और अंत तक नाबाद रहे और विनिंग शॉट लगा के मैच जिताया, काबिल तारीफ है। एक चीज मैं और याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, दीपक चाहर जो हैं, इनका डेब्यू जब 2012-2013 में हुआ था और इन्होंने 10 रन पे 8 विकेट लिए थे अपने डेब्यू में हैदराबाद में। उस समय से लगातार ये कहते चले आ रहे थे कि मैं एक बैट्समैन भी हूं, बैटिंग भी कर लेता हूं, और इनका प्रोफाइल आप कहीं भी देखेंगे तो आप देखिए, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर लिखा जाता है, एज ए फास्ट बॉलर लिखा नहीं जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप कहीं भी देखें। राजस्थान में जब भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट के ये कप्तान बनाए जाते हैं, तब भी देखिए बैटिंग ऑर्डर में काफी ऊपर आके बैटिंग करते हैं और कई बार इन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए भी दी है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको याद हो 2020 का जो आईपीएल था, साइड स्ट्रेन की वजह से टीम से हट गए थे और गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। फिर हुआ क्या कि इन्होंने, जहां पे ये रहते हैं अपने घर के पास ही, इन्होंने जो भी है क्रिकेट का मैदान है जहां हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहां पे इन्होंने 3-4 महीने सिर्फ बल्लेबाजी की। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बहुत ज्यादा बल्लेबाजी कर रहा हूं क्योंकि इस समय गेंदबाजी मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि साइड स्ट्रेन है, इस वजह से गेंदबाजी हो नहीं रही है। तो वो जो 4-5 महीने का हार्डवर्क था, मुझे लग रहा है वो आज निखर के सामने आया है। जिस तरह से बार बार लगातार कहते चले आ रहे थे कि मैं एक बल्लेबाज भी हूं, मुझे एक ऑलराउंडर की तरह कंसिडर किया जाए, मुझे लग रहा है कि आज से उस चीज की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि 2 दशक हो गए हैं, 2 दशक हो गए हैं भारतीय टीम को कोई मीडियम पेसर ऑलराउंडर प्रॉपर मिले हुए। अजीत अगरकर को हम लोग कहते थे, उसके बीच में अभिषेक नायर आया, उसके बाद स्टुअर्ट बिन्नी, शिवम दुबे, तमाम प्लेयर्स आए। इन सब पर चर्चा करेंगे संदीप हम लोग आपसे, क्योंकि एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हो, इसकी तलाश बहुत दिन से टीम इंडिया को है। शायद वो दीपक चाहर पर आकर रुक जाएगी। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत ही चलते हैं संदीप के पास। संदीप, हम लोग बात कर रहे थे ऑलराउंडर की। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दीपक चाहर बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजों को भी थोड़ा अपना रोल दायित्व समझना होगा। जिस तरह से पहले मैच में लोगों ने बहुत तारीफ करी, लेकिन पृथ्वी शॉ, ईशान किशन अग्रेसिव मोड पर खेलते ज़रूर हैं। जब रन बन जाते हैं तो वाहवाही होती है, लेकिन कल जल्दी आउट हो गए। अपने विकेट की अहमियत नहीं समझी दोनों ने। देखिए, जो भी स्ट्रोक प्लेयर है उसका गेम ही ऐसा है। हम आज ये युवा बल्लेबाज हैं, उनकी बात करें या हम पीछे चले जाए वीरेंद्र सहवाग की बात करें, जो भी स्ट्रोक प्लेयर है वो जब रन बनाता है, अपनी लय में रहता है, तो उसकी
बहुत खूबसूरत लगती है बैटिंग और उसकी बहुत तारीफें होती हैं। मगर अचानक जब वो आउट हो जाता है उसी तरह के किसी शॉट को खेलते हो तो वो हमेशा गैर जिम्मेदाराना ही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमें एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी, एक चीज ये भी जाननी पड़ेगी कि देखिए हर दिन अपना नहीं हो सकता, हर दिन वही परफॉर्मेंस रिपीट नहीं हो सकती है। तो थोड़ा युवा बल्लेबाज हैं, जरूर इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। इनकी जो कंसिस्टेंसी है, देखिए जिस तरह से पृथ्वी शॉ की बात करें, पूरे आईपीएल में इन्होंने रन बनाए, उसके पहले घरेलू सीजन में बराबर लगातार रन बनाए, तो कंसिस्टेंसी है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के जो मौके हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलते हैं, ये बहुत कम मिलते हैं। तो इन मौकों को भुनाना जो है ये उनकी जिम्मेदारी है। देखो संदीप, गेंदबाजी की बात कर लें थोड़ी हम लोग। गेंदबाजी 275 रन का कल आपने एक प्रेडिक्ट भी किया था कि 275 से 80 के बीच स्कोर रहेगा, लेकिन उन सब के बीच मैं देख रहा हूँ वही दिक्कत आ रही है। शुरुआती ओवर में विकेट नहीं गिरते हैं, ओपनर सेट हो जाते हैं, 70-80 रन की पार्टनरशिप लगने लगती है, फिर स्पिनर्स आते हैं, ऐसा नहीं चल पाएगा। देखिए एक समय तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम जो है 325 रन बनाएगी। जिस तरह से इनकी स्टार्ट हुई थी, नई बॉल में विकेट इन्होंने दिए नहीं थे, 6 के ऊपर रन रेट से रन बना रहे थे, तो 300 प्लस तो कहीं जा ही नहीं रहा था। 325 रन बनाए। हाँ, वनडे क्रिकेट में 325 रन भी ठीक ठाक स्कोर है, ऐसी बात नहीं है। मगर उस समय ही श्रीलंका की टीम कम से कम 20-25 रन जो है वो ग्राउंड पे छोड़ के चली गई थी। और भला वो हमारे मिडिल ऑर्डर में जो ये कुलचा है, जो दीपक चाहर ने लास्ट में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, 1-2 विकेट निकाले, लास्ट में भुवनेश्वर कुमार ने पुरानी बॉल से अपना पुराना रन दिखाया और 2-3 विकेट निकाले, तो जिसकी वजह से रफ्तार थमी है। नहीं तो जिस तरह की शुरुआत हुई थी तो ये तो तय था कि लगभग 300 का आंकड़ा जो है श्रीलंका टीम छूने जा रही थी। कल जिस तरह की हम लोगों ने बातें की थी कि श्रीलंका की टीम में जो पोटेंशियल दिख रहा है, जिस तरह से पिछले मैच में भी इन लोगों ने रन बनाए, मगर हो क्या रहा है कि 20-25-30 रन बना के खुद अपने आप कोई ना कोई गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं और जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं। कल भी देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर से देखें, अपर ऑर्डर में अगर देखें, शुरू के 4 बल्लेबाज हैं, उनमें से 2 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने बड़ी इनिंग खेली थी, मगर वो 40 और 50 से ही खुश हो गए। उनमें से किसी ने नहीं सोचा कि मुझे पूरा मैच खेलना है। अगर उनमें से कोई एक खिलाड़ी 100 रन का स्कोर लगाता या 40-45 ओवर तक बैटिंग करता, तो अपने आप श्रीलंका की टीम 325 के ऊपर ही पहुंच जाती। स्पिनर्स श्रीलंका के थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, ये बात हम लोग को माननी होगी। मिस्ट्री स्पिनर्स हसरंगा, कल उनकी कोई बॉल इतना टर्न नहीं हुई जिस पे भारतीय टीम झूलते नजर आए। शिखर धवन का विकेट हल्का सा निप करते हुए बॉल बाहर निकली, वो आउट हो गया। कुणाल पांड्या, उन्होंने बॉल को ऐसा दिखा दिया जैसे कि शेन वॉर्न की द बॉल ऑफ सेंचुरी हो, इतना ज़्यादा खुल गए। और उस बॉल में टर्न था पॉइंट कुछ एंगल का, लेकिन कुणाल पांड्या ने ऐसे दिखाया कि वो इतनी अच्छी बॉल थी, जबकि बॉल वो हल्का सामने से बस स्निप हुई। स्पिनर्स हमारी बहुत मजबूती से हम लोग खेलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्पिनर्स हम पर बहुत हावी हुए हैं, वो किसी भी देश के रहे हों। जी, हम लोग बार बार देखिए, अगर हम लोग पीछे चले जाएं तो हम इसी प्रोग्राम में हम लोगों ने बातें की हैं कि हम जब एक समय ऐसा था कि जब भी स्पिनर्स की बहुत बड़ी ताकत के रूप में जाने जाते थे विश्व क्रिकेट में, और आज स्थिति ये है कि तेज गेंदबाजों से तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, मगर विपक्षी टीम का कोई भी स्पिनर हो, हम चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, या मोइन अली तक जो है उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया था। तो हम इससे समझ सकते हैं कि इस समय भारतीय जो बैटिंग लाइनअप है वो किस तरह से स्पिनर्स को खेल रहे हैं। हसरंगा ने कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की और मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा एक कैप्टनसी एरर नहीं हुआ होता, और जब दीपक चाहर खेल रहे थे, अगर हसरंगा को तभी उस समय ले आए होते तो शायद मैच का परिणाम कुछ और होता। काफी देर रोके रखा और बहुत देर बाद उनको लेके आए, मुझे लग रहा है इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ा मैच के रिजल्ट पे। उनको लगा था कि मेरे मीडियम पेसर, जो श्रीलंका कप्तान, उन्हें लगा मेरे मीडियम पेसर्स कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था यहाँ कितने चालाक बैट्समैन हैं। भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल वो कलाइयों से खेलने वाले प्लेयर हैं, और ये टाइम कर रहे थे चाहर, और उन्होंने हसरंगा को जब लाए तो उन्होंने कहा कि इस ओवर में भले 1 रन आए, मेडन चला जाए, हिट नहीं करना है, और हुआ भी वही, 2 रन आए उस ओवर से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की। और कल देखिए, कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा दिन होता है तो हर चीजें आपके मुताबिक जो है होती चली जाती हैं। बहुत ढेर सारी एजेस लगी विकेट के पीछे, बहुत ढेर सारे थर्ड मैन पे रन गए, एक आध कैचेस भी निकली जो कि फील्डरों से जरा सी दूरी से निकल गई, मगर जो भी था बहुत मजा आया कल देखने में। और फिर वही बात है, देखिए जिस तरह से भारतीय टीम इस समय परफॉर्मेंस कर रही है, ये मानना ही पड़ेगा कि विश्व क्रिकेट में जितनी भी टीमें हैं उनसे कम से कम 4 से 5 साल इंडियन क्रिकेट जो है वो आगे चल रहा है।
दो टीमें बन गई, और कितना आगे चलेगा। संदीप बने रहिए हमारे साथ। लोग बात कर रहे हैं कल दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार की उस साझेदारी की जहां पर उन दोनों ने भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीसीसीआई ने एक फैसला लिया कि जब एक टीम हमारी इंग्लैंड में है तो दूसरी टीम हमारी श्रीलंका दौरा करेगी। श्रीलंका के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने बी टीम बताकर श्रीलंका को सीरीज ना खेलने की सलाह दी, लेकिन मुझे लगता है अगर ये बी टीम है तो ए टीम का कोई भी दौरा वहाँ नहीं होना चाहिए। सब पे चर्चा करेंगे। संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, 2 टीमें बनाकर भेजी जरूर गई, लेकिन एक उसका नुकसान बहुत बड़ा हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि अब जब इतने टैलेंटेड फिर आएंगे 30 में, उनमें से 15 निकालना और फिर वो 15 आपके वेस्ट जाएंगे, फिर वो बेंच पे अपना काम करेंगे। तो अब इतनी ज़्यादा टफ फाइट हो गई है 30, 15 और 11 के लिए कि वो हर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अगर सब परफॉर्म करने लगेंगे तो टीम 11 बनेगी कैसे? ये बड़ा सवाल है। जी देखिए विशाल जी, किसी भी टीम को बनाना इतना आसान नहीं, किसी भी सिलेक्टर के लिए या किसी भी कोच कप्तान के लिए। वो चाहे आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हो और चाहे अच्छे खिलाड़ी ना हो, मगर होता क्या है जब सरदर्द पॉजिटिविटी वाला हो ना कि आपके पास बहुत ढेर सारे अच्छे खिलाड़ी हैं और उनमें से किसको सिलेक्ट करना है, मुझे लग रहा है ये सरदर्द इस सरदर्द से अच्छा है कि हमारे पास खिलाड़ी ही नहीं किसको खिलाएं।
तो मुझे लग रहा है, देखिए बहुत ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं, जो टीम पहले से चली आ रही है शायद एक आध चेंज कोई हो जाए तो हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ ये जरूर है कि इस तरह से जब टीमें बनती हैं और इस तरह से बायलैटरल सीरीजें होती हैं, टूर होते हैं, जो जूनियर टीम को भी खेलने के लिए मौका मिलता है, तो अब फ्यूचर के लिए आप समझिए किस तरह से खिलाड़ी तैयार होते हैं कि जिस तरह से कल मैच जीते हैं या जिस तरह से मैं बार बार बोल रहा हूँ गाबा में मैच जीते हैं, ये कतई संभव नहीं था अगर इस तरह की प्रिपरेशन जो है बीसीसीआई की तरफ से नहीं हुई होती। इस तरह से जिन्होंने खेल का ढांचा बना रखा है, जो इंडिया ए के फॉरेन टूर्स इतने ढेर सारे होते हैं, ये सब उसकी ही देन है। देखिए खिलाड़ी एकदम से आता है बिना प्रेशर के, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ गेम में इतना परफॉर्मेंस इतने प्रेशर के बावजूद करता है। ये जरूर इसके पीछे मुझे लग रहा है बीसीसीआई को भी हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने जिस तरह से खेल का ढांचा इस देश में तैयार किया है। और साथ ही साथ खिलाड़ी भी देखिए बहुत मैच्योर हो गए हैं, आईपीएल भी इसमें बहुत बड़ा एक रीजन है। वहां से भी निकल के आते हैं, प्रेशर रहता नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल के आते हैं, इससे भी ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में अपना परफॉर्मेंस निकाल के आते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें इन्हीं की देन है। और ये देन ये एक अच्छी देन है, लेकिन एक बड़ा सवाल था, अभी आपने कहा ना कुछ प्लेयर चेंज होंगे। मुझे लगता है हमारे पास 3 बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए जो तेज गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और टॉप पे हार्दिक पांड्या। तो अब हार्दिक पांड्या को थोड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा, और कल जिस तरह से वो आउट हुए, उन्हें बार बार वो क्लिप देखनी चाहिए कि वो डिफेंस करने जा रहे थे या पंच करने। जी बिल्कुल सही। देखिए और टीम में इस तरह का हेल्दी कंपटीशन तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप याद करें अगर 80 का जमाना, 90s की बात तो नहीं करता हूँ, 80s की बात मैं करता हूँ, वहां पे कोई भी एक सुपरस्टार आ जाता था टीम में तो वो परफॉर्मेंस करे नहीं करे वही खेलता रहता था। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हेल्दी कंपटीशन जरूर होना चाहिए। एक खिलाड़ी के ऊपर 1-2 खिलाड़ी जरूर होने चाहिए, परफॉर्मेंस का भी प्रेशर आएगा, अपने बचाने का भी प्रेशर आएगा, तो इसकी वजह से बेस्ट भी दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस तरह के हेल्दी कंपटीशन टीम हित में ही है, खिलाड़ियों की बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए ही है, तो ये अच्छी चीज है। मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है। और दूसरा अब कोचिंग में भी कुछ बदलाव आए हैं। कल जिस हिसाब से राहुल द्रविड़ ने वो फुटबॉल वाला एक मंजर क्रिएट किया है कि वो ग्राउंड पर भी हैं, वो ड्रेसिंग रूम में भी जाकर बात कर रहे हैं। उसका ड्रेसिंग रूम में उन्होंने एक लंबा सा भाषण दिया जिसमें सबकी उन्होंने बताया कि कोई इसमें अच्छी बात है कि आप अच्छा खेले, आप अच्छा खेले। चाहर को बहुत उन्होंने मोटिवेट किया, सबको अच्छे से बताया कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग मेन टीम में आ जाएंगे। लेकिन मुझे अब लगता है कि अब मेन टीम के कोच राहुल द्रविड़ ही होने चाहिए। अब जो एक्सटेंड होना है रवि शास्त्री को, मुझे लगता है वो थोड़ा अब उनको रोका जाए। राहुल द्रविड़ को अब आप मुख्य धारा में लाएं, बहुत उन्होंने जूनियर क्रिकेट को संवार लिया, बहुत नए प्लेयर दे दिया, अब मौका है राहुल द्रविड़ को दे, क्योंकि हमारे पास 2 वर्ल्ड कप लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी से अगर टीम की कमान उनके हाथ में चली जाएगी तो टीम एक अच्छे वे की ओर प्रस्थान कर लेगी। जी जी देखिए राहुल सर हमेशा से ही एक डिटरमाइंड प्लेयर के रूप में जाने गए हैं, जो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले। और जब क्रिकेट खेलते थे अपने क्रिकेटिंग दिनों में भी, जब वो आउट हो जाते थे या फिर कोई ऐसी चीज हो जाती थी जो वो नहीं चाहते थे, तो जरूर उसके लिए परेशान रहते थे। उस दौरान भी कई बार देखा गया जब भी टेंस सिचुएशन आती थी तो भी वो ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हैं, खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, अपनी गलतियों को ना दोहराना उनकी एक खास पहचान थी। और इसी चीज को देखिए वो कोचिंग में भी लेके आए। अब कहा जाता था ना कि कोच जो है उसका काम सिर्फ मैन मैनेजमेंट का है, मुझे लग रहा है राहुल द्रविड़ सर जो हैं, इस जो कहावत है इस कहावत को गलत जरूर साबित करेंगे। सिर्फ मैन मैनेजमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे जो स्किल और जो भी हुनर उनके अंदर है वो जरूर कई सालों से ट्रांसफर कर रहे हैं। जो अंडर 19 के खिलाड़ी है, इंडिया के खिलाड़ी सीनियर टीम के साथ जुड़ेंगे तो मुझे लग रहा है सीनियर टीम के साथ साथ जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं सबके लिए बहुत बढ़िया होने वाला और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को भी मिलेगा हम लोग को। तमाम हम लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। हम लोग आज बात कर रहे थे कल भारतीय टीम ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की। ऐतिहासिक इसलिए कि एक 7वें नंबर 8वें नंबर के प्लेयर्स आपके पास आते हैं, वो जिस तरह से आकर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद टीम इंडिया को जीत दिलाते हैं। काफ़ी समय बाद ऐसा मैच देखने को मिला और आगे भी उम्मीद है ऐसे मैच देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।